आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकाउंट्स में बहुत ही ऊपर रखा गया। हर कंपनी को बैलेंस शीट के साथ साथ पहले मैंडेटरी था कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी बनाए। बट अभी कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कैश फ्लो को बनाए। ठीक है। इससे पहले कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझे, हम समझ ले एग्जैक्टली यहाँ पर फ्लो का मतलब क्या होता है। लिटरली जैसा हम जानते हैं फ्लो वर्ड का मतलब होता है बहाव। ठीक है। पर अगर हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो यहां पर फ्लो का मतलब होता है चेंज। क्या होगा? चेंज। ठीक है। चेंज स्टेटमेंट कैश के अंदर आने वाले चेंजेस, यानी जितने भी बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कैश के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। बेसिकली अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो हमने बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है। अगर मैं अपनी कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में टोटल समय क्या पढ़ने होते हैं भाई? बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल होती है। ठीक है। रिजर्व होते हैं। रिजर्व के बाद में नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट होती है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हमने बैलेंस शीट में पढ़ी है वो सारी ही हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगी। ठीक है। जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं कि कैश फ्लो का मतलब होता है चेंज। चेंज किसमें? चेंज कैश में। यानी ड्यूरिंग द ईयर कैश में आने वाले चेंजेस को दिखाने का डॉक्यूमेंट कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा सा होता है जहां पर ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर। दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं डिटेल्स का। नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है अमाउंट का। ठीक है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिस कैटेगरी पर बेस्ड है आपका पूरा कंप्लीट कैश फ्लो। ठीक है। इस पे पूरा कंप्लीट नहीं होगा इसलिए मैं साथ में एक यूनिट और बना ले रहा हूं। ठीक। ये भी कैश फ्लो की ही बात कर। अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसका आंसर हमें सॉल्व करने से पहले मिल जाता है। ठीक है। कैश फ्लो एक ऐसा पोर्शन है जिसका आंसर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मिल जाता है। जब आप अपनी बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पर आपको दो कैश मिलते हैं, एक ओपनिंग कैश और एक क्लोजिंग कैश। जितना भी क्लोजिंग कैश हमारे पास होता है उसे आप यहां लिख लोगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। इसके साथ में मान लो कि क्लोजिंग कैश था हमारा 7,000, जस्ट सपोज। फिर साथ में ही हम देखेंगे बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग कैश दिया होगा। सेम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेंगे। ठीक है। मान लो ओपनिंग कैश था 5,000 का। तो देखो अब यहां पर तुम्हें देखते ही एक बात तो समझ आ रही होगी कि ओपनिंग कैश तुम्हारे पास कितना था 5,000 और क्लोजिंग कितना है 7,000। तो यहां पर कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो देखो तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने बिना कैश फ्लो बनाए। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये अच्छाई भी कह सकते हो कि यहां पर बिना कुछ किए क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आपको पता है कि 3 एक्टिविटीज यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है। सी टाइप की एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगी हमारी सेकेंड, जिसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद नंबर 1 पे हमारी आती है कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तीन तरह की एक्टिविटीज को हम देखेंगे कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि आंसर तो मेरे पास आ गया है, तो यानी कहीं ना कहीं इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल कितना होना चाहिए? 2000। मान लो कि पहली एक्टिविटी से मुझे 1500 मिल रहा है, दूसरी एक्टिविटी से मुझे 300 मिल रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि तीसरी एक्टिविटी से मुझे कितना मिलने वाला है? 200। ठीक है, तभी तो तीनों का टोटल कितना हुआ? 2000, और यही तुम्हारा आंसर होगा। देखो ये बिल्कुल रिजिड नहीं रहना है कि यही हो सकता है पहली एक्टिविटी से सिर्फ 500 मिले, दूसरी से 1300 मिल जाए। अगर दूसरी से 13 मिल गया तो यहां पे 200 हो गया। ठीक है, तो ये वेरी करेगा, ये मत सोच लेना कि यही का यही रहेगा सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम सबको कैश फ्लो में। देखिए, ये है कैश फ्लो का एक कंप्लीट फॉर्मेट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, जैसा मैंने तुमको बताया कि कैश फ्लो में क्वेश्चन की स्टार्ट करने से पहले ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो मेरा जो मानना है ना कि हमेशा कैश फ्लो को उल्टे साइड से बनाया जाए। ठीक, अगर नॉर्मली सोचो तो क्या किसी बिजनेस को बिना कैपिटल के स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ठीक उसी तरह से सबसे पहले हमें बिजनेस में क्या चाहिए होगा? फाइनेंस। ठीक है, अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। तो मैं कहता हूं सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पास जाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। फर्म के पास फाइनेंस कलेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ दो तरीका होता है। ठीक है, फर्म अगर अपने फाइनेंस की बात करे तो फर्म या तो शेयर के थ्रू पैसा ले सकता है, या तो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले सकता है, और या तो बैंक लोन ले सकता है। तीसरा और कोई भी तरीका नहीं होगा फाइनेंस को कलेक्ट करने का। क्लियर हो रही बात? तो बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि फर्म ने शेयर्स के थ्रू पैसा लिया है, डिबेंचर्स के थ्रू लिया है, या लोन के थ्रू। और कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इसी पर डिपेंड करेगा। अगर शेयर को इशू किया गया है तो ऑब्वियसली कैश आएगा, और अगर शेयर को पेमेंट किया गया है तो कैश जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम ले सकते हैं ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर, लोन बोरोड। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, क्या हम सिर्फ इशू करेंगे? भाई अगर हम ले रहे तो क्या हो सकता है कि हमें इनकी पेमेंट भी तो करनी पड़े। भाई इक्विटी शेयर की तो पेमेंट होती नहीं, ये तो बाई बैक हो जाते हैं। लेकिन क्या डिबेंचर की पेमेंट और लोन की पेमेंट तो करनी पड़ सकती है ना। भाई जब इशू कर रहे हो तो कैश क्या हो रहा था? आ रहा था। ठीक है ना भाई, यानी आपके पास कैश क्या होता जा रहा था? प्लस होता जा रहा था। बात समझ आ रही मेरी? लेकिन अगर हम पेमेंट करेंगे यानी रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर ऑब्लिक लोन, तो क्या कैश आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा, और जब कैश जाएगा तो माइनस। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं तो क्या कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। भाई अगर शेयर्स इसमें आ रहा है तो इस पर मिलने वाला डिविडेंड भी यहीं पर आएगा, यानी डिविडेंड डिविडेंड पेड ऑन शेयर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्या भाई अगर लोन यहां पर आ रहा है तो लोन का इंटरेस्ट भी तो यही आना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक डिबेंचर, ये भी कहा जाएगा इसमें, ये भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका फाइनेंस। ठीक है भाई, अब जब हमारे पास फाइनेंस आ गया तो फाइनेंस आने के बाद जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी होती है वो होती है एसेट खरीदना। ठीक है भाई, अगर बिजनेस चलाना है और फाइनेंस का इंतजाम हो गया तो अब दूसरी प्रायोरिटी क्या बन सकती है? एसेट्स खरीदना। ठीक है, तो सेकेंड एक्टिविटी जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे उसका नाम है कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या नाम है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो इसका नाम ही इन्वेस्टिंग है, तो इसका मतलब होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहां पर? फिक्स्ड एसेट्स में। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट कहां पर करने वाले हो आप? भाई फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, या तो एसेट्स खरीदी जाती है या तो एसेट्स बेची जाती है, और तो कोई तरीका नहीं होता ना। या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया जा सकता है, या तो कहीं किसी दूसरे के यहां शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट में क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, भाई क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है तो कैश आया होगा या गया होगा? गया होगा, तो माइनस। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, अगर आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो। ठीक, अगर मान लो किसी शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या टाइम बिंग हमें उसका डिविडेंड भी तो मिल सकता है, तो यहां पर क्या करेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, लेकिन ये केवल और केवल उस कंडीशन में जब इन्वेस्टमेंट हमने किया हो। ठीक, साथ ही साथ आप यहां पे ले सकते हो क्या? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब भी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा तो आपके पास कैश आएगा। ठीक है, तो वहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पर भी प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग को कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो जरा आराम से देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में इतनी चीजें हमें पढ़नी होती है, जिसमें से क्या? शेयर कैपिटल का यूज हम कर चुके हैं फाइनेंसिंग में। ठीक, नॉन करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स का यूज हम इन्वेस्टिंग में कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? अच्छा, अगर मैं अब देखूं तो तुम्हारे पास बच क्या क्या रहा है? एक तो रिजर्व बचा हुआ है, दूसरा क्या बच रहा है? करंट लाइबिलिटी बच रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तीसरा क्या बच रहा है? करंट एसेट्स बच रही है। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप तुम देख रहे होगे, तुम्हें क्लियर समझ आ रहा होगा कि अब ऑपरेटिंग जो भी बनेगा वो किसके बनेगा? इन्हीं तीन चीजों के बीच में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा जिससे ऑपरेटिंग बने। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? देखो, जैसा मैं कह रहा था कि अब ऑपरेटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या बचा है? सिर्फ रिजर्व, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग के लिए सबसे पहला सेगमेंट जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया है उसका डिफरेंस डाल देते हैं हम, बाकी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। ठीक, नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जिनका कैश पर इफेक्ट नहीं होता बट वो एक्सपेंस तो होते हैं। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा सबसे पहले नाम आ जाता है डेप्रीसिएशन का। ठीक है, डेप्रीसिएशन के बाद डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन के बाद अगर किसी एसेट्स को बेचने में कोई लॉस हुआ है तो यहां पर लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, उसके बाद अगर कोई गुडविल हो तुम्हारी तो गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है, क्योंकि गुडविल को तो सेल किया नहीं जा सकता ना, इसलिए गुडविल क्या होगी? रिटन ऑफ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से माइनस कर देना किसको? नॉन कैश इनकम को। किसको माइनस कर देना? नॉन कैश इनकम को। देखो नॉन कैश इनकम भी तुम्हें काफी मिलेगी लेकिन मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक बता दे रहा हूं
जैसे तुम्हारी मान लो यहां पर था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ना, तो यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अगर किसी एसेट्स को सेल करने पर कोई प्रॉफिट हुआ है तो इस तरह की चीजें नॉन कैश एक्सपेंस में ली जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? देखो ऐसा करने पर तुम्हें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब सिर्फ एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना होता है और हमारा काम कंप्लीट। वो छोटा स्टेप क्या होगा? हम ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे? हम इस चीज को कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को। और क्या ऐड करेंगे? और ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर हो रही मेरी बात? क्या ऐड कर देंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। और लेस कर देंगे, लेस का मतलब भाई इसी का अपोजिट कर दो। क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। क्लियर हो रही मेरी बात? तो देखिए ये है कैश फ्लो का एक सिंपल सा फॉर्मेट। 90% क्वेश्चन को भाई फर्स्ट से ही शुरुआत करना चाहिए, पर मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर हम क्वेश्चन को अपोजिट साइड से स्टार्ट करें तो ये हमारे लिए पर्टिकुलरली थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? और कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर आपको आज का ये डिस्कशन अच्छे से समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।